नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की। गोंडा जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है इटिया थोक। और इटिया थोक थाना के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा आता है जिसका नाम है गांधीपुरम चौतारा। गांधी चौतारा के नाम से जाना जाता है। तो इसी कस्बे के करीब एक गांव है जिसका नाम है भवनियापुर खुर्द। और इसी भवनियापुर खुर्द गांव में एक दयाराम नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी और भी जो आसपास के लोग होते हैं, क्योंकि गांव था तो गांव में तमामों लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, अपना भाई बंधु जो होते हैं वो होते हैं। इन्हीं लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दयाराम वैसे छोटी मोटी खेती बाड़ी थी और इसी के साथ साथ अपना मेहनत मजदूरी करते थे और इसी से जो उनकी कमाई होती थी उसी कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। यानी न ज्यादा गरीब थे न ज्यादा अमीर थे, यानी बिल्कुल एक मीडियम तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। भूखों नहीं रह रहे थे, अभी भी नहीं मांगना पड़ रहा था क्योंकि मेहनत का शादी थे। तो इसी प्रकार से इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो दयाराम के दो बेटियां थीं, बेटा भी था, दो बेटियां थीं। तो पहले तो बेटियां छोटी थीं, परवरिश कर रहे थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, बेटियां बड़ी होने लगी। तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में तो थोड़ा जो है परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी ऐसा नहीं है। बेटी अगर बड़ी होने लगती है, यानी बेटा अगर बड़ा होने लगे तो कोई इतना ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन बेटी यदि बड़ी होने लगे, सयानी होने लगे, तो माता पिता को चिंता होने लगती है। उसके बड़ी होने की चिंता नहीं होने लगती है, बल्कि खुशी होती है। उसकी शादी विवाह को लेकर चिंता होने लगती है कि बेटी बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, अब इसके लिए कोई अच्छा घर, अच्छा वर तलाशा जाए और शादी विवाह करके इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज दिया जाए, जैसा लोक परंपरा है उस अनुसार से। तो शादी विवाह तो ठीक है, लेकिन शादी विवाह में क्या होता है कि जो सामाजिक फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अमीर घर में है तो भी खर्चा होता है, और मिडिल क्लास फैमिली में है तो भी खर्चा होता है, गरीब फैमिली में है तो भी खर्चा होता ही होता है, क्योंकि सभी का अपने अपने स्तर का समाज होता है। तो और इसी प्रकार से जो है शादी विवाह में एक जो सामाजिक फॉर्मेलिटी होती है वो हर किसी को पूरा ही करना पड़ता है, चाहे गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो। तो दयाराम के लिए भी ये एक चुनौती थी। बेटी के लिए घर और वर भी ढूंढना था, और इसी के साथ साथ शादी में जो सामाजिक फॉर्मेलिटी होती है उसे पूरा करने का जो एक खर्च होता है, जिसे कहते हैं धूमधाम से शादी करना, इसके लिए आर्थिक जुगत जो थी वो भी उन्हें करना था। अब जैसे कि बताया हो कि वो छोटे किसान थे, हल्की फुल्की खेती बाड़ी थी, बाकी मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजर बसर करते थे। तो गुजर बसर में दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन शादी विवाह में एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है तो उसमें लोगों को दिक्कत आ जाती है, उनका जो आर्थिक बजट होता है वो बिगड़ जाता है। दयाराम के साथ भी ऐसे ही कुछ होने वाला था, लेकिन अब बेटी सयानी हो चुकी थी तो शादी करना ही करना था। तो पैसे रुपए की चिंता या परवाह न करने के बजाय दयाराम सीधा बेटी के लिए उसकी योग्य घर और वर की तलाश में जुट जाते हैं। जो भी नातेदार रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु होते हैं, उन सभी के कान में बात डाल देते हैं कि बेटी के लिए कोई अच्छा घर, अच्छा वर हमारी हैसियत के हिसाब से देखा जाए। सभी अपने अपने स्तर से तलाश करते हैं। महीना, 2 महीना, 4 महीना बीत जाता है, काफी तलाश के बाद भी वर नहीं मिलता है। तो एक दिन जो दयाराम होते हैं ये चिंता में बैठे होते हैं, तब तक एक व्यक्ति इनके पास में आ जाता है और वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है जो दयाराम की बड़ी बेटी के लिए काफी योग्य था।
और वो लड़का कहीं बाहर का नहीं होता है, इसी भवनियापुर खुर्द गांव का ही होता है, एक दूसरे परिवार का। यानी दयाराम का जो परिवार था वो भी भवनियापुर खुर्द गांव में ही रहता था, और उसी गांव में बड़ी बेटी के लिए जो है एक परिवार था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था लालजी शिल्पकार। तो लालजी शिल्पकार की ओर संबंधित व्यक्ति इशारा करता है। तो चूंकि गांव का ही मामला था, दयाराम भी परिवार के बारे में भी ठीक ठाक जानते थे, और जो लालजी लड़का था उसके बारे में भी ठीक ठाक जानते थे। मिलना जुलना भी होता रहता था, घर पे आना जाना भी होता रहता था। तो जो दयाराम थे, इनको लगा कि हाँ ये सही है। अब जब उनको भी ये लगा कि ये सही रहेगा बड़ी बेटी के लिए, तो फिर अपना खुद भी बात किए, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे भी जो है बातचीत करवाए। तो जो लालजी के परिवार के लोग थे, माता पिता और भी परिवार में जो गणमान्य थे, जिम्मेदार थे, सभी लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दयाराम की जो बेटी थी बड़ी ठीक ठाक थी, क्योंकि उसके परिवार के लोग भी जानते थे, लालजी भी लड़की को देखा हुआ था, तो वो भी एग्री हो जाता है। और उसके बाद में इनकी शादी तय हो जाती है। यानी दयाराम की बड़ी बेटी की शादी अपने ही गांव के एक परिवार में जो लड़का बताया लालजी शिल्पकार, इसके साथ में तय हो जाती है। डेट तारीख जो होता है वो सब कंप्लीट हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। अब जब डेट सुनिश्चित हो गया तो धीरे धीरे समय बीतने लगा, डेट नजदीक आने लगा। इधर जो दयाराम थे ये शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। आर्थिक दिक्कत भी रहती है, तो कुछ पैसे मजदूरी मेहनत करके कमा के रखे हुए थे। कुछ आसपास के जो लोग होते हैं उनसे मदद मांगते हैं, हित व्यवहारी कुछ नातेदार रिश्तेदार होते हैं, उनसे अपना जुगत करके जो है बड़ी बेटी की शादी संपन्न करवा देते हैं, बड़े ठीक ठाक तरीके से। जैसा उनका अपना समाज था उस अनुसार से जो है सम्मान पूर्वक बेटी की शादी संपन्न हो जाती है और उसकी विदाई कर देते हैं। अब चूंकि बेटी को कहीं बाहर जाना नहीं था, गांव में ही उसकी शादी हुई थी, तो अपना गई ससुराल में। और दयाराम को यह कंफर्म था कि बेटी वहां सुखी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि सीधे साधे फैमिली थे, तो इसलिए दयाराम की चिंता काफी कम हो गई थी। अब लड़की वहां पे गई, ठीक ठाक तरीके से रह रही थी, और दिन महीना साल गुजरता चला गया। बड़ी बेटी की शादी को करीब करीब 4 से 5 साल हो गया। तब तक दयाराम की छोटी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी, तो अब उसकी भी शादी विवाह करना था। और जो दयाराम के सामने जो चुनौती 5 साल पहले बड़ी बेटी की शादी में आई थी, उसी प्रकार की चुनौती से फिर उन्हें निपटना था। आर्थिक तंगी जो थी वो बनी ही थी, बल्कि बेटी की जब शादी की 5 साल पहले, तो उसके बाद जो कमाई हुई, परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ जो कर्जा पानी लोगों से लिए थे, उसकी जो भरपाई करना था। तो इस बार छोटी बेटी की शादी में जो है उनको कुछ ज्यादा ही दिक्कत महसूस होने लगी, आर्थिक दिक्कत। लेकिन अब बेटी छोटी भी बड़ी हो चुकी थी, शादी तो उसकी भी करनी थी। तो फिर से वो वही पुराना वाला जो पहली बेटी के साथ हुआ था कि ठीक है, पैसा कौड़ी इकट्ठा हो जाएगा जैसे तैसे, लेकिन सबसे पहले बेटी के योग्य अच्छा घर और वर ये देखना आवश्यक है। अब छोटी बेटी के लिए भी घर वर तलाशना शुरू कर दिए। तो जैसे पहले किए थे, नातेदार रिश्तेदार भाई बंद जो पड़ोस के लोग होते हैं, सभी के कान में बात डाल दी कि भाई छोटी बेटी के लिए कोई वर देखिए। ढूंढने लगे, तलाशने लगे। 2, 4, 6 महीना, 1 साल फिर बीत गया, तो वहां आसपास में कहीं छोटी बेटी के लिए वर नजर नहीं आया। तो बलरामपुर जिला पड़ता है, गोंडा जिले के पड़ोस में ही बलरामपुर जिला पड़ता है। तो बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है खगई जोत। बलरामपुर जिला खगई जोत में एक लड़का दयाराम को नजर आया, छोटी बेटी के योग्य। नाम था कनीवा शिल्पकार। अब दयाराम वहां अपने जो भी हित व्यवहारी होते हैं, खास होते हैं, 2-4 लोगों को साथ में लेके गए कनीवा के परिवार यहाँ खगई जोत। वहां बातचीत किए, तो बातचीत में सब कुछ सही निकला
और उसके बाद में दोनों परिवार के लोग एग्री हो जाते हैं और छोटी बेटी की शादी वहीं पे खगई जोत में जो कनीवा नाम का लड़का था उसके साथ में जो है तय हो जाती है, यानी सुनिश्चित हो जाती है। अब जब शादी का डेट सुनिश्चित हो जाता है उसके बाद में फिर अपना दिन महीना गुजरना शुरू कर देता है। अब इधर जो दयाराम होते हैं ये फिर अपने घर वापस आते हैं, यहाँ फिर से जो है अपना वही आर्थिक जो चुनौती थी उसी से निपटना शुरू करते हैं, क्योंकि शादी करना ही है तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, तो इंतजाम करने लगते हैं। अपना फिर से वही पुराना रवैया अपनाते हैं। जो भाई बंधु होते हैं, हितनाथ होते हैं, इन लोगों से अपना कर्जा पानी फिर से लेते हैं और किसी तरीके से छोटी बेटी की शादी भी सम्मान पूर्वक संपन्न करवा देते हैं। और शादी संपन्न हो जाती है, उसके बाद छोटी बेटी को भी उसके ससुराल सम्मान पूर्वक विदा कर देते हैं। अब छोटी बेटी भी अपने ससुराल पहुंच जाती है, वहां ससुराली जनों के साथ, पति के साथ सम्मान पूर्वक रहने लगती है। तो अमूमन देखे होंगे शादी जब होती है तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है लाइफ टाइम तक, और कुछ परिवार में ऐसा होता है कि शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है लेकिन बाद में दिक्कत परेशानी हो जाती है। जैसे एक कर्कश होता है, झगड़ा फसाद होता है, गृह कलह जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो छोटी बेटी की शादी जो किए खगई जोत बलरामपुर में अपना एक कनीमा नाम के लड़के के साथ में, तो शादी के कुछ दिन के बाद से छोटी बेटी के साथ उसके ससुराल के लोग झगड़ा विवाद करना शुरू कर देते हैं। पति भी झगड़ा विवाद करना शुरू कर देता है, मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब छोटी बेटी बहुत परेशान रहने लगती है, वो आती है अपने मायके, जहां पर माँ बाप जो होते हैं परिवार के लोग अपनी पीड़ा बताती है, माता पिता भी दुखी होते हैं, लेकिन ग्रामीण समाज है, एक लिमिटेड समाज है, तो माता पिता समझाते हैं, बुझाते हैं कि बेटी चलो ठीक है, जो हो रहा है किसी तरीके से गुजारा करो, क्योंकि अब शादी तो हो ही गई है। बेटी भी ये सब सोचकर शांत रहती है, ससुराल में जाती है, रहती है, और इसी प्रकार से उसके साथ में जो है झगड़ा विवाद मारपीट जैसी स्थिति हमेशा उत्पन्न ही होती रहती है। और इसी माहौल में 1 साल 2 साल 3 साल शादी को करीब करीब 7 साल बीत जाते हैं, और वही रवैया जो मारपीट झगड़ा फसाद वाला होता है वो कम नहीं होता है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो जब शादी को 7 साल बीत जाते हैं उसके बाद आज से करीब 1 साल पहले की बात है, यानी छोटी बेटी दयाराम की छोटी बेटी की शादी को करीब 8 साल हो चुके हैं, तो 7 साल तक ऐसी स्थिति रहती है। तो आज से करीब 1 साल पहले, यानी अब 8 साल हो चुका है, 1 साल पहले जो है फिर से जो कनीमा होता है छोटी बेटी का पति, वो फिर से बेटी के साथ में मारपीट किया, झगड़ा लड़ाई किया। उसके बाद 7 साल से वो लड़की जो दुख दर्द था वो सह रही थी, तो इस बार बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो वो अपने मायके वापस आ गई। अब मायके आ गई तो कोई भी ब्याही बेटी हो उसके मायके वाले ज्यादा दिन तक यानी रख पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 1 साल से छोटी बेटी रह रही थी, लेकिन मुश्किल बहुत कम आ रहा था, इसलिए क्योंकि दयाराम की बड़ी बेटी उसी गांव में थी, यानी भवनियापुर कला, जहां पे दयाराम का घर था। तो वो मायके आई तो मायके रही, कुछ दिन मायके रहती, कुछ दिन अपने बड़ी बहन के घर रहने लगी। तो ज्यादातर समय कुछ दिन के बाद वो अपने बड़ी बहन के घर पर ही रह के गुजारने लगी, यानी जो लाल जी शिल्पकार थे उसके जीजा के घर पर रह के गुजारना शुरू कर दी। अब चूंकि जो छोटी बेटी थी इसकी भी उम्र कोई ज्यादा थी नहीं, एक क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में ही लड़के हो या लड़कियां हो उनकी शादी हो जाती है, छोटी बेटी की शादी भी कम उम्र में हुई थी, 7 साल शादी को हो चुके थे, तो ज्यादा एज नहीं थी, कम ही एज थी, यंग एज थी बिल्कुल। अब यहां जब अपने मायके में रहने लगी, अपने बहन के घर पे रहने लगी, तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीत गया। उसके बाद जो अपना जीजा होता है लालजी शिल्पकार, यह भी अपना कुछ खास नहीं करता था, बल्कि यह भी मेहनत मजदूरी करने वाला ही इंसान था, वही माहौल था उन लोगों का। तो ये कुछ दारू शराब पीता था। तो इस प्रकार के लोगों की नीयत कब बिगड़ जाती है कुछ कहा नहीं जा सकता है,
जो नशेड़ी लोग होते हैं इनकी नीयत कब बिगड़ जाती है, कुछ इनका भरोसा नहीं होता है। तो जवान साली जब साथ में रहने लगी तो लाल जी का भी नीयत बिगड़ गई। नीयत बिगड़ गई तो इसी चक्कर में अब इधर जो छोटी बेटी थी यानी जो साली थी अपने ससुराल से आ गई थी, यंग थी, तो एक पति से अलग हुए एक समय के बाद में उसका भी कंट्रोल जवाब दे जाता है। इधर लाल जी की नीयत बिगड़ जाती है और दोनों के बीच में जो है संबंध हो जाता है, अवैध संबंध हो जाता है। अब अवैध संबंध आदमी छुपाता तो बहुत है लेकिन ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाता है, एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों के बीच का, लालजी और साली के बीच का जो संबंध था ये उजागर हो गया। तो जो घर घराने के लोग थे उसे दबाने में लगे रहे, लेकिन आसपास के लोगों को जब जानकारी हुई तो खुल के नहीं बोल पाते थे, लेकिन आपस में ही सब लोग बाहर ही बाहर एक दूसरे के कान में जो कानाफूसी होती है वो करने लगी। अब इधर जो छोटी बेटी का पति था अपने ससुराल से चली आई थी, यानी जो कनीवा, वो बार बार अपनी पत्नी को लेने के लिए यहाँ ससुराल आता था, तो दयाराम के घर पे आता था। जब भी यहाँ आता था तो पता चलता था कि उसकी पत्नी उसके जीजा के यानी बड़ी बहन के घर पर है, साढ़ू के घर पर है। तो अब ससुराल जब भी आता था तो अपने ससुर के घर पे जाने के बजाय सीधा साढ़ू के घर पे आता था, क्योंकि उसे कंफर्म था, पता था कि उसकी पत्नी साढ़ू के घर पर रहती है, अपनी बड़ी बहन के घर पर रहती है। तो यहां आने लगा। अब यहां जब आने लगा तो नातेदारी रिश्तेदारी तो एक हिसाब से थी ही, साढ़ू साढ़ू का जो रिश्ता होता है ज्यादा क्लोज रिश्ता माना जाता है। अब इनके घर पर आने लगा तो जो कनीवा था ये भी शराबी था, ये भी नशेड़ी था, शराब वगैरह पीता था। इधर लाल जी जो थे ये भी शराब पीते थे। तो जब कनीवा अपने साधु के घर पे आने जाने लगा पत्नी को लेने के लिए, और बार बार जब भी आता था जो है पत्नी जाने से साथ में इनकार कर देती थी, क्योंकि 7 साल तक उसके साथ में बहुत उत्पीड़न हुआ था, इसलिए जाने से इनकार कर देती थी। दूसरा नंबर, अब जीजा के साथ में उसके अवैध संबंध भी हो चुके थे, तो जो रिक्वायरमेंट उसकी ससुराल में थी वो अब रिक्वायरमेंट जीजा के साथ में ही रह के ही पूरा हो रही थी, तो इसलिए उसको ज्यादा कोई चिंता भी नहीं थी, सब कुछ मिल ही रहा था। अब बार बार पति के साथ जाने से इनकार कर देती है, पति बार बार लेने के लिए आता है। तो एक दिन क्या हुआ, जो लाल जी थे कनीवा के साढ़ू, ये किसी बात को लेके अपने साढ़ू कनीवा पे भड़क जाते हैं और अपने घर से भगा देते हैं, लेकिन पत्नी तो उसकी उन्हीं के घर पर थी। वो उस वक्त वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वापस आता है। अब वो भी जो है चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, क्योंकि काफी दिनों से उसकी पत्नी जो है उसके साथ में नहीं थी, उसके साढ़ू के घर पे रहती थी, अपने मायके में रहती थी। तो कोई भी पति हो थोड़ा उसको अटपटा लगेगा। एक लिमिट समय तक अगर मायके में है, बहन के घर पे है तो ठीक है, अनलिमिटेड समय में दिक्कत हो जाती है सभी को। उसे भी, कनीवा को भी दिक्कत होने लगी, तो बार बार पत्नी को लेने आने लगा। यानी एक बार जब लाल जी भगा दिए उसके बावजूद पत्नी के लिए आना बंद नहीं किया। तो रिश्तेदार थे, क्या करें, कब तक भगाते रहते, फिर से स्वागत सत्कार अपना शुरू हो जाता है। अब इसे आते जाते एक दिन जो है, जैसा बताया कि कनीवा की पत्नी के साथ में जो साढ़ू लाल जी थे, लाल जी शिल्पकार, यानी जीजा साली के बीच में अवैध संबंध हो गया था। साली कनीवा की पत्नी थी, तो कनीवा को इसकी भनक लग गई कि उसकी पत्नी का संबंध उसके जीजा के साथ यानी लाल जी के साथ में है। अब वो अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है। कोई भी पति आग बबूला हो ही जाएगा अगर उसकी पत्नी किसी अन्य के साथ संबंध रखती है या उसकी पत्नी के साथ कोई अन्य पुरुष संबंध रखता है। कनीवा का भी एक अंदर से लाल पीला होने लगा, गुस्सा होने लगा। लेकिन जैसा गांव के लोग चर्चा करते थे, एक अनुमान लगा के कनीवा सुना तो वो भी अनुमान लगा के ही चर्चा, यानी सुनी सुनी बातों पे जो है वो भी विश्वास करने लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था। अब ये बात कनीवा ओपन नहीं करता है, आना जाना बंद भी नहीं करता है, बार बार पत्नी को लेने आता है। अब समय फिर बीतता गया। एक दिन की बात है, पहले जब कनीवा आता था तो पत्नी को या ससुर अपना साढ़ू के घर पे किसी को फोन करके तब आता था। एक दिन वो जो है
अचानक पहुंच गया साधु के घर पे वही शाम के समय। और जब साधु के घर पे पहुंचा वो, तो वो अपनी पत्नी और साधु को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अब आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा एक्शन नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब साक्षात उसने देख लिया पत्नी को और उसके साधु के साथ में, तो वो अंदर से बिल्कुल तमतमा उठा। लेकिन उस वक्त वहां पे वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वहां से वापस अपने घर चला जाता है बलरामपुर। वहां जाता है लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी जैसी स्थिति रहती है कि अब करें तो क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए। अपना सोच विचार में लग जाता है। वो किसी से बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि अगर समाज में, परिवार में किसी व्यक्ति से अगर ये बात बताता है कि उसकी पत्नी का उसके साधु के साथ में अवैध संबंध है, तो जो समाज होता है, समाज के बीच उसकी ये लोग खिल्ली उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे। एक जो सामाजिक थूथू होती है, परिवार में थूथू होती है, ये उसी की होगी। तो इसीलिए किसी को बता भी नहीं पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट घुट के वो रह रहा था। लेकिन अंदर उसके एक ज्वाला जल रही थी। अब वो सोच रहा था करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। इसी सोच विचार में, उधेड़ बुन में उसके अंदर एक ख्याल आ जाता है, गलत विचार आ जाता है कि साधु को रास्ते से हटा देते हैं। अमूमन लोग देखे होंगे पत्नी को ही रास्ते से हटाते हैं, लेकिन ये साधु को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा, क्योंकि इससे लगा कि पत्नी जैसी भी है, आज नहीं कल तो हमारे साथ उसे रहेगी ही रहेगी, रहना ही पड़ेगा। साधु को ही रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि एक खुन्नस उसके अंदर और थी। क्योंकि जब वो पत्नी को लेने आता था तो कुछ दिन पहले जो लाल जी थे उसके साधु कनीवा के, वो अपने घर से उल्टा सीधा कुछ बोल के जो है भगा दिए थे। तो इस बात की खुन्नस भी थी। तो यहां पर उसके अंदर दिमाग में यह आता है कि साधु को रास्ते से हटा देते हैं, जब वो नहीं रहेगा तो फिर पत्नी जाएंगी कहां, वो मेरे साथ वापस आ जाएंगी। यही सोच के ये प्लान कंप्लीट कर लेता है, जो साधु को रास्ते से खत्म कर देना, हटा देना है। लेकिन अब हटाना कैसे है, तो फिर वो प्लान बनाना शुरू करता है और सोचने लगता है कि कुछ ऐसा प्लान बनाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, यानी साधु भी खत्म हो जाए और किसी को हम पे संदेह भी ना हो, हम पकड़े भी ना जाए। अब उसी प्रकार से प्लान बनाते 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 करीब 1 हफ्ता 10 दिन बीत जाता है। उसके बाद इसी महीने के 4 अक्टूबर को जो है पूरे प्लान के साथ कनीवा फिर से अपने ससुराल आता है। ससुराल से साधु के घर पर जाता है। साधु के घर पे पहुंचता है तो उसकी आवभगत होती है जैसा पहले होती थी। अपना जो फॉर्मेलिटी जो होती है, पानी पिलाना, चाय पिलाना, हाल खबर जो होता है, आपस में बैठ के बातचीत करना, ये सब होते होते शाम हो जाती है। अब इधर कनीवा पूरी प्लानिंग में था कि आल लाल जी को रास्ते से हटा देना है, यानी खत्म कर देना है। पूरी तैयारी के साथ वो आया हुआ था। अब जब शाम होने लगती है तो प्लान के तहत कनीवा अपने साधु लाल जी शिल्पकार से कहता है कि भैया चलो कहीं कुछ हो जाए, यानी शराब दोनों पीते थे, पहले भी पीते थे साथ में जब भी आता था कनीवा। 4 अक्टूबर को शाम जब हो जाती है तो कनीवा बोलता है लाल जी से, अपने साधु से, कि चलो कहीं पीते हैं, लेके आए हैं बोतल। तो लाल जी तैयार हो जाते हैं क्योंकि शराबी थे ही। तो शाम को जो है घर से निकलते हैं और घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर एक सागौन का बाग है छोटा सा, यानी यही जो लाल जी शिल्पकार थे इन्हीं के घर से करीब 150 मीटर दूरी पर जो है एक सागौन का बाग है। उसी बाग में जो है दोनों साधु बातचीत करते करते पहुंचते हैं। उसके बाद बोतल चखना जो होता है खोलकर बैठ जाते हैं, शराब पीने लगते हैं। अब जो कनीवा होता है षड्यंत्र के अनुसार से वो बातें ज्यादा करता है लेकिन शराब कम पीता है। लेकिन साधु लाल जी शिल्पकार को वो बार बार पैक बना बना के देता है और उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाने का प्रयास करता है। लाल जी को कुछ भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, कनीवा क्या विचार बना के आया है। वो पीता चला जाता है और कुछ ही देर में जो है लाल जी इतना ज्यादा नशे में हो जाता है कि एक जो होता नहीं बेहोशी की स्थिति आ जाती है। और उसके बाद जो साधु होता है कनीवा, ये वही
सागौन के पेड़ के नीचे लालजी शिल्पकार का जो है गला घोंट देता है। अब जब गला दबाता है तो लालजी शोर शराबा करता है, लेकिन शाम का समय था, सब अपने अपने काम धंधे में बिजी थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर जब वो ज्यादा शोर शराबा मचाने का प्रयास करता है तो जो कनीवा होता है ये पूरी तैयारी में आया हुआ था, इसके पास एक चाकू था, उस चाकू को निकालता है और सीधा लालजी शिल्पकार का गला रेत देता है। अब गला रेत देता है और वो खून से लथपथ होकर वहीं पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, लालजी की यानी कनीवा के साधु की। जब उनकी मौत हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी को खींचकर वहीं सागौन के बाग के बगल में एक खेत था जिसमें गन्ने की फसल लगी हुई थी, उसी गन्ने के खेत में डेड बॉडी फेंक के वहां से फरार हो जाता है। अब इधर जो परिवार के लोग थे, घर से दोनों साधु साथ में निकले थे, सभी ने देखा था, और सागौन की बाग की तरफ जा रहे हैं यह भी सभी ने देखा था। लेकिन अब काफी समय बीत गए थे, करीब 2 घंटा बीत गए थे और वापस नहीं आए थे। तो घर के लोग जो है अंदेशा में हुए कि आखिर दोनों लोग कहां चले गए, चलो देखते हैं। तब परिवार के लोग जो है यानी जो लालजी शिल्पकार था, उनका एक बेटा अरुण कुमार, ये और जो परिवार के अन्य लोग होते हैं, अपना अंधेरा हो चुका था तो टार्च होता है, टार्च लेके जो है निकल पड़ते हैं, वही सागौन के बाग के पास में जाते हैं, आवाज देते हैं, कोई आवाज नहीं आती, कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो टार्च की रोशनी में एक जगह सागौन के पेड़ के नीचे ब्लड दिखाई देता है। अब ब्लड दिखाई देता है काफी मात्रा में, तो सब लोग जो है, और ब्लड बिल्कुल ताजा होता है, तो सब लोग वहां पे कॉन्शियस हो जाते हैं कि आखिर किसका ब्लड है, क्या बात है। अब टार्च उठा के इधर उधर घुमा ही रहे थे कि गन्ने के खेत में लालजी की डेड बॉडी भी दिखाई दे जाती है। अब जैसे डेड बॉडी दिखाई देती है तुरंत शोर शराबा मचता है और परिवार के लोग तुरंत वहां पे इकट्ठा होते हैं, तुरंत चीख पुकार मच जाती है। जैसे ये खबर आगे की तरह पूरे गांव में फैलती है, गांव के लोग यानी सैकड़ों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं घटना स्थल पर, और तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाकर इटिया थोक थाने की पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले जो डेड बॉडी होती है लालजी की, उसे अपने कस्टडी में लेते हैं, और इसी के साथ साथ जो वहां स्थानीय स्तर पर मौके पर मुआयना करते हैं, और मौके पर मुआयना करने के बाद स्थानीय स्तर की जो कानून अपना कागजी कार्रवाई होता है उसे पूरा करते हैं। जो परिवार के लोग होते हैं, परिजन होते हैं, उनसे कुछ पूछताछ करने के बाद में पंचनामा वगैरह लिखते हैं और उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है, और इसी के साथ साथ अपना जांच पड़ताल में जुट जाती है क्या कि संबंधित व्यक्ति का कत्ल किसने किया। अब इसी जांच पड़ताल के दरमियान पुलिस सबसे पहले जो मृतक लाल जी थे उनके परिजनों से बातचीत करती है, तो परिजन सीधा कनीमा का नाम बताते हैं। ये दोनों रिश्ते में साधु थे और शाम के समय दोनों लोग शराब पीने के लिए यहीं पर सागौन के पेड़ की तरफ आए हुए थे। उसके बाद कनीमा गायब हो चुका है, संभवतः उसी ने कत्ल किया होगा, लोग संदेह जताते हैं। अब पुलिस कनीमा की तलाश में जुट जाती है। अब काफी तलाश के बाद दूसरे ही दिन कनीमा पुलिस के हाथे चढ़ जाता है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ के थाने लेके आती है, यहाँ पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, और इसी के साथ साथ लालजी यानी अपने साधु का कत्ल उसने क्यों किया, किस वजह से किया, इससे संबंधित जो पूरी कहानी होती है, पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है, जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और उसके बाद में मृतक लालजी शिल्पकार का बेटा अरुण कुमार ये अपना कत्ल से संबंधित जो भी विभिन्न धाराएं होती हैं उसके तहत अपना एक पुलिस को तहरीर देता है, और पुलिस इसी तहरीर के बेस पर जो कनीवा शिल्पकार होते हैं आरोपी, उन पे अपना केस दर्ज करती है। केस दर्ज करने के बाद में उसे गिरफ्तार करके स्थानीय अदालत में पेश करती है, और अदालत से उसे जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस आगे की जांच पड़ताल के साथ साथ जो विधिक कार्रवाई होती है उसमें जुट जाती है। तो दोस्तों, अवैध संबंध एक मीठा जहर है। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि इससे सभी को दूर रहना चाहिए, अपनी अपने जो चरित्र है, चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। लेकिन जब लोग संभाल नहीं पाते हैं तो ऐसी
उत्पन्न होती है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो आज की कहानी यही है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।